हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट एंड द टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर। तो भाई आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको और समझेंगे। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अपने आसपास आपने ट्रांसफॉर्मर्स देखे भी होंगे। ठीक है, आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, किस प्रकार से इसकी वर्किंग है, प्रिंसिपल है, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ती है हमको ट्रांसफार्मर की। ठीक है, और एक आपको आज फैक्ट पता चलेगा कि अल्टरनेटिंग करंट का ज्यादा यूज क्यों होता है डीसी के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं क्या है पूरी कहानी। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, उस डिवाइस को समझने से पहले हम ये समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी कि हमने ट्रांसफार्मर बनाया। तो पहले उस जरूरत को आप सुनिए। मान लीजिए आपके पास कोई पावर स्टेशन है। क्या है भाई? पावर स्टेशन। अब किसी पावर स्टेशन से आपने प्रोडक्शन किया करंट का, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर का आपने प्रोडक्शन किया। जो भी पावर प्लांट है आपका डैम से बनाया, ठीक है, वो नदी में लगाते हैं हम लोग डैम, और उससे हम टरबाइन घुमाते हैं, वाटर गिरता है और फिर जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो किसी भी प्रोसेस से आपने पावर स्टेशन में क्या किया, करंट को जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। अब आप मान लीजिए आपने जो पावर जनरेट की वो 10,000 वाट है, और एग्जांपल ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है भाई, 10,000 वाट की पावर आपने जनरेट की और फिर इसको हमने क्या करा, भेजा कहां तक, अपने घरों तक। पावर स्टेशन से अपने हाउसेस तक जो ये इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो किस तरह से भेजना है वो आपको समझना है। देखिए हमारे पास हमारे घरों तक पावर स्टेशन से जो करंट पहुंचाया जाता है वो वायर्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। ठीक है, सभी को पता है ये बात। तो वायर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हम वायर्स की बात करें तो जो पावर स्टेशन से हाउसेस को तक पहुंचा रहे हैं अपने पास वायर्स है। अब अगर इन वायर्स में, देखिए इन वायर्स की लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक करंट को पहुंचाना है ना, क्योंकि जो मेन पावर स्टेशन होते हैं वो तो किसी किसी स्टेट में होते हैं, फिर वहां से हर डिस्ट्रिक्ट में आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आपके पास जो वायर्स होते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग वायर्स है, बहुत लॉन्ग वायर्स हैं। अब जो इनमें रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। इनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई। जो पावर स्टेशन से अपने घरों में हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो वायर्स के थ्रू भेजी जाती है, और उन वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई। अब अगर हम इनमें करंट भी ज्यादा भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, मान लीजिए आपने करंट क्या किया, लार्ज कर दिया। भाई ज्यादा पावर भेजनी है आपको, बहुत ज्यादा पावर भेजनी है, लाखों वॉट में है आपकी पावर। तो मैं 10,000 वाट एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 2 लाख 3 लाख ऐसे आपने पावर जनरेट की वाट में। ठीक है, तो बड़े बड़े पावर स्टेशन से तो 2-3 लाख वाट की पावर जनरेट की जाती है। तो उस केस में क्या होता है, आपको यहां से करंट अगर लार्ज आपने भेज दिया तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या होगी, लार्ज। अब इतनी ज्यादा हीट अगर इस वायर में जनरेट होगी, भाई इसका रेजिस्टेंस पहले से हाई है, आपने ज्यादा पावर में करंट भी ज्यादा भेज दिया, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर किससे बनेगी, V मल्टीप्लाई I से। तो मान लीजिए आपका जो I है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान से देखना। मान लीजिए आपने 100 वोल्ट और 100 एम्पियर इस तरह से मिलाकर आपने पावर जनरेट की, 100 वोल्ट पे 100 एम्पियर करंट जनरेट कर दिया। तो इतना करंट यहाँ पर क्या है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर दे। क्यों, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² R × T। R ज्यादा है, I भी ज्यादा है, तो हीट भी क्या होगी आपकी, ज्यादा आएगी। अब ज्यादा हीट की वजह से होगा क्या, ज्यादा हीट की वजह से यहां पर वायर मेल्ट होके टूट सकता है। वायर मेल्ट होके क्या हो सकता है, टूट सकता है। भाई ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अब हम क्या करें, या तो हम देखिए हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस तो है नहीं अभी तक। मैं आपको समझा रहा हूं क्या था, ट्रांसफार्मर बनने से पहले क्या था, अगर आप I को कम करोगे तो V भी कम हो जाएगा, तो पावर में क्या आएगा, चेंज आएगा। बड़ी प्रॉब्लम थी।
आई को चेंज करते तो वी चेंज रहता, पावर अपने आप कम हो जाती। अब पावर हम बनाते ज्यादा है लेकिन उसको भेज ही नहीं पा रहे। आपने पावर जो है वो बना तो ली ज्यादा अमाउंट में, पर उसको जब सेंड करते हो तो आपको करंट कम भेजना पड़ रहा है, क्योंकि इन वायर्स में ज्यादा करंट भेजने का मतलब है ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वायर मेल्ट होकर टूट जाएगा या हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है। जो हम बना रहे हैं उतना हम भेज नहीं पा रहे हैं। अब अगर हमने करंट कम कर भी दिया तो वोल्टेज कम हो जाएगा, तो पावर कम हो जाएगी। तो अगर हम बनाते आता है तो उतनी जा नहीं पा रही, वो कम करके भेजनी पड़ रही है हमको। ठीक प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में जब ट्रांसफार्मर नहीं बने थे। ठीक, क्यों ट्रांसफार्मर बनाए गए वो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों बनाए गए थे, क्या इनका यूज था। अब ऐसे ही चलिए हमने मान लिया कि हमने किसी तरह से भेज भी दिया, है ना। हमने क्या करा, इन्हें किसी तरह से भेज भी दिया, तो हाई वोल्टेज वाले जो करंट होगा, भाई बहुत सारी पावर का करंट है, तो ये जब अपने घरों के पास आएगा तो इसका वोल्टेज बहुत हाई है, और जो घरों में डिवाइसेस होती हैं वो केवल 250 वोल्ट पे चलने के लिए काम करती हैं, है ना, ज्यादा वोल्टेज पे तो वर्क नहीं करती। तो अगर 1000 वोल्ट की मान ली सप्लाई आपके घरों में आ रही, पावर स्टेशन तो कई वोल्ट की सप्लाई बनती है, वो सीधे आपके घरों में आ गई तो घरों की सारी डिवाइसेस क्या कर देगी, खराब कर देगी, डैमेज हो जाएंगी। तो ये भी प्रॉब्लम थी। तो हम क्या ऐसा करें कि हम सप्लाई इजीली कर पाए पावर स्टेशन से घरों तक, और फिर घर में जब आ जाए तो हम वो हमारी डिवाइसेस को भी खराब न करे। तो दो प्रॉब्लम थी, एक तो घरों में हमें वोल्टेज क्या चाहिए, कम चाहिए, और जब हमें सेंड करना हो पावर स्टेशन से आपके घरों तक तो जो वायर्स है उनमें करंट भी कम चाहिए, और हम ये भी चाहते हैं कि पावर को भी हमें चेंज न करना पड़े, ठीक है। तो आपकी एक ऐसी डिवाइस है ट्रांसफार्मर जो बिना पावर में चेंज किए, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग देखिए क्या करने वाला हूं मैं, आप देखना बिना पावर चेंज किए कैसे करूंगा मैं काम। P इक्वल टू क्या है, V मल्टीप्लाई आई, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, पूरी बात आप ध्यान से सुनो। मान लीजिए वोल्टेज आपका 1000 था, ठीक है, और करंट आपका 100 एम्पियर था, फॉर एग्जांपल ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पावर कितनी होती, ये पावर आपकी होती 1,00,000 वाट की, यही तो होता भाई। कितने वाट की होती है, 1,00,000 वाट की। अब आप देखो ध्यान से जरा, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाकर 10,000 कर दूं और करंट को 10 एम्पीयर रखूं तब भी तो 1,00,000 वाट की पावर बन जाएगी। या फिर वोल्टेज को कम कर दिया जाए, करंट को बढ़ा दिया जाए, तब भी तो पावर क्या हो जाएगी, 1,00,000 वाट की बन जाएगी। यानी अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आप करंट कम कर दो, अगर आप करंट बढ़ाते हो तो आप वोल्टेज कम कर दो। इस तरीके से पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ा सके। नॉर्मल डिवाइसेस थी वो क्या करती है, अगर आप वोल्टेज कम करते हो तो करंट भी कम कर देती थी। तो हमने एक ऐसी डिवाइस इन्वेंट की जो वोल्टेज को अगर बढ़ा रही थी तो करंट को कम कर देती थी, पावर आपकी रिमेन्स अनचेंज थी। ऐसी अगर वोल्टेज को कम कर रही थी तो करंट को बढ़ा रही थी और पावर आपकी अनचेंज थी। तो हमें जिस जगह पर जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा हम कर लेते थे। मान लीजिए हमें कम करंट की रिक्वायरमेंट है तो हम वोल्टेज को बढ़ा लेते थे, हमें कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो हम करंट को इंक्रीज करके वोल्टेज को डाउन कर लेते थे, ठीक है। तो आप वोल्टेज बढ़ाते हो या वोल्टेज घटाते हो, इसी के बेसिस पर इसके नाम भी होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये बातें मैं आपको समझाऊंगा पूरी अभी डिटेल में। तो आप क्या समझे कि भैया पावर को अगर चेंज नहीं करना है और हमें करंट चेंज करना है तो हमारे पास क्या तरीका, अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज कम कर लो, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो करंट कम कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई यानी पावर क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो बिना पावर में चेंज किए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को बढ़ाकर उसके वोल्टेज को कम कर सकती है या करंट की वैल्यू कम करके वोल्टेज को बढ़ा सकती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है इस डिवाइस के बारे में। क्या डिवाइस है ना, इट इज ए डिवाइस which can change AC voltage और
करंट, एसी वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ये करंट भी अल्टरनेटिंग है, विदाउट चेंजिंग इट्स पावर, बिना पावर में चेंज किए आपकी ऐसी डिवाइस है जो करंट या वोल्टेज में चेंज कर सकती है अल्टरनेटिंग के। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ही बढ़ा या घटा सकता है, डीसी ईएमएफ को बढ़ाना और घटाना पॉसिबल नहीं होता। डीसी ईएमएफ अगर एक बार डीसी वोल्टेज आपका एक बार आपने जनरेट कर दिया तो उस वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसे आप चेंज करोगे तो आपकी पावर भी चेंज होगी ही होगी। तो डीसी वोल्टेज में प्रॉब्लम होती है। डीसी वोल्टेज में क्या है, डीसी वोल्टेज अगर आपने एक बार जनरेट कर दिया किसी वोल्टेज का 100 वोल्ट का आपने डीसी करंट जनरेट कर दिया, तो अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा, वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। एसी में ये काम कर सकते हैं कि मैं करंट को बढ़ाकर वोल्टेज कम करूं, ये एसी में ही पॉसिबल है, अल्टरनेटिंग करंट में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट का यूज ज्यादा होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। क्योंकि डीसी करंट में अगर आपने मान लीजिए 1000 वोल्ट का प्रोड्यूस किया तो 1000 वोल्ट घर तक लाना पड़ेगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसे चेंज किया तो उसकी पावर भी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम डीसी करंट का कम इस्तेमाल करते हैं और एसी करंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका ट्रांसमिशन बहुत आसान होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको हम बहुत दूर से बहुत दूर तक बहुत कम खर्चे में भेज सकते हैं। डीसी करंट का ट्रांसमिशन इतना आसान नहीं होता, इसीलिए डीसी करंट का यूज भी बहुत कम होता है, क्योंकि उसको ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात। तो ट्रांसफार्मर आपकी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर के कारण ही हम एसी को बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर होगी बात। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, क्या क्या है इसके अंदर, फिर इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, वर्किंग की सारी बातें हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, देखिए एक होती है सॉफ्ट आयरन की कोर, ठीक है। मैं एक बार फिगर बनाता हूं फिर आपको समझाता हूं पूरी बात। ठीक है, मैंने फिगर आपके सामने बना दिया। इसमें क्या है, इस वाली कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन। होता क्या है, सॉफ्ट आयरन के हम कुछ बॉक्सेस लेते हैं जैसे मैंने दिखा रखे हैं, और इनको एक के पीछे एक लगा लेते हैं, है ना, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, इस तरह से। तो सॉफ्ट आयरन के बॉक्स टू बॉक्स हम पीछे पतली पतली वो लेंगे, इसकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, ठीक है, पतली पतली जैसे मैंने ली है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होंगे इनके, और इनको एक के पीछे एक अरेंज करना है। जैसे आपने स्टेपलर देखा है, तो स्टेपलर की पिन होती है, फिर उसके पीछे एक और पिन, फिर उसके पीछे एक और पिन, उसके पीछे एक और पिन, इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक बॉक्स, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके ऊपर हम कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं। कॉपर के वायर की हम क्या कर देंगे भाई, वाइंडिंग कर देंगे, इसके ऊपर लपेट देंगे। तो एक आर्म पे इधर से एक कॉइल और दूसरे आर्म पे दूसरी कॉइल। पहली कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर हैविंग टू कॉइल्स, फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकंड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। कॉइल किससे बनती है, कॉइल जो है आपकी वो कॉपर के वायर से बनती है। यहाँ पे जो वायर यूज करेंगे वो कॉपर का होगा और उस पे इंसुलेशन भी होगा। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का हम इस्तेमाल करते हैं वायरिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये चीजें होती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन एक बार लिख रहा हूं, आप उसे नोट कर लेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ two coils wounded over a soft iron core, ठीक है। The first coil is called primary coil, and other is called secondary coil, ठीक है भाई।
इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी वाली को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये एक एक आर्म पे होती है सॉफ्ट आयरन कोर के, एक आर्म पे प्राइमरी कॉइल और दूसरी आर्म पे आपकी सेकेंडरी कॉइल। इसके अलावा इसका एक और फिगर बन सकता है, इस तरह से भी बनता है भाई इसका फिगर, ये भी आप देख लें। ये तो आपका एक तरीका हो गया जिसमें अलग अलग आर्म्स पे हम क्या करते हैं, दो कॉइल रखते हैं, दोनों की जो वाइंडिंग है वो अलग अलग आर्म पे रखते हैं। अब जो हम यूज करते हैं वो इस तरह से भी यूज कर लेते हैं, ये भी आप देख लें एक बार। एक ही आर्म पर दोनों कॉइल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक ही आर्म पे भी हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ताकि इस पे वाइंडिंग दिखे साफ, है ना। ये है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे इसमें पूरी कहानी किस तरह से बन रही है। ये हमने इस तरह की ली अपनी स्ट्रिप्स, और फिर इसको इसे एक ब्लॉक ऐसा लिया, और फिर ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स आपको अरेंज करने हैं। इसमें दो गैप है, गैप दिख रहा है आपको, ये गैप हो गया और एक गैप ये हो गया। इसके ऊपर आपको दोनों कॉइल्स की वाइंडिंग कर देनी है इस तरह से। एक कॉइल है अपनी आपकी प्राइमरी कॉइल है, कौन सी कॉइल है आपकी, प्राइमरी कॉइल है। इस गैप से बाहर निकाल दी, ये आपकी होगी प्राइमरी कॉइल। उस आर पे मैंने इसको लगा दिया है। सेकेंडरी कॉइल को भी आप यहीं से बना दोगे, इसी के ऊपर। ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ही आर्म के ऊपर दोनों कॉइल्स को बना देते हैं ताकि जो फ्लक्स का लीकेज है वो बहुत कम हो जाए। आपको बात समझ में आएगी, ऐसा वाला ज्यादा अच्छा क्यों होता है इस वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्या है, दोनों कॉइल्स को एक ही आर्म पे मैंने लपेट दिया है। दोनों कॉइल्स जो है आपकी वो एक ही आर्म पे लपेट दी गई है। इसमें सारा सॉलिड पार्ट था इसका। ये दो गैप्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से वायर को बाहर निकाल लेंगे, और इस तरह की कई प्लेट्स हम आपस में जोड़ लेते हैं। 3D फिगर देखें इसका, तो इस तरह की कई प्लेट्स होती हैं आपकी, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है सारी प्लेट्स ये। अब इसका हम इस्तेमाल सॉफ्ट आयरन का क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसमें सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी आपको समझना है इसमें ध्यान से थोड़ा सा। इस तरह से आपकी बहुत सारे बॉक्सेस हैं अपने पास इसके ऐसे, क्लियर हो गई बात। तो इसको हम सिर्फ एक ही कॉइल के ऊपर भी लपेट सकते हैं, पूरी अंदर तक जाएगी ऐसे। जैसे आपके पास ये गैप होंगे, ये जो गैप दिख रहे हैं ये अंदर तक गैप होंगे, और ऐसे गैप। तो इसमें कॉइल को ऐसे ले जाएंगे, फिर घुमा के लाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर घुमा के लाएंगे। ठीक है, एक कॉइल को इधर निकाल देंगे, एक कॉइल को इधर निकाल देंगे, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। ठीक है, कई सॉफ्ट आयरन कोर्स का हम यूज करते हैं, तो ऐसे भी और ऐसे भी दोनों फिगर सही है। ये भी सही है और ये भी सही। ज्यादा बेनिफिशियल ये वाला रहता है, जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये वाला रहता है। ठीक है, एक ही यहाँ पे दोनों कॉइल्स को हम लपेट देते हैं। अब देखिए क्या फायदा है इसका, मतलब ये क्या तामझाम कर रखा है, इससे क्या होगा वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या होगा। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि आपको सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप एक बार ध्यान से इस बात को सुने। इसमें क्या है, सॉफ्ट आयरन के कोर का इस्तेमाल करने से, सॉफ्ट आयरन जो है आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जैसे ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। अब अगर इसमें आप करंट को फ्लो कराते हो, ठीक, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, वो उन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सॉफ्ट आयरन कोर अपने से बाहर नहीं जाने देगी। आपको एक बात बताता हूं मैं, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, डाई, पैरा और फेरो, तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं आपके मैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, डाई तो जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से दूर भगाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से दूर भगाएगा। पैरा थोड़ा सा अपने अंदर खींचता है, और फेरो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेता है। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल देकर। मान लीजिए एयर में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी,
ये एयर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहां पर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, और ये तो आपकी थी ही एयर। समझ रहे हो बात? अब जब ये फील्ड लाइंस इसके पास से गुजरेंगी तो ये सभी फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सभी फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा। इस तरह से इसमें से गुजर जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। अब यहां कोई फील्ड लाइंस नहीं बचेगी और यहां कोई फील्ड लाइन नहीं, मतलब जो एयर में फैली फैली फील्ड लाइंस थी, इन सभी को जैसे ये सब्सटेंस के पास से गुजरेंगे सभी को अपने अंदर खींच लेता है। ये जितनी भी बाहर इसकी फील्ड लाइंस होगी सब इसके अंदर से पास हो जाएंगी। बाहर की फील्ड लाइंस को क्या कर देगा, गायब कर देगा, सबको खींच के अपने अंदर ले आएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली फैली इनको अपने अंदर समेट लेता है। तो मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो बाहर जाने की कोशिश करेगी, उसको बाहर जाने से रोक देगा ये सॉफ्ट आयरन कोर। और ये सारा मैग्नेटिक फील्ड पर ही कहानी बेस्ड है, इसकी इंडक्शन पर बेस्ड है, मैं आपको समझाऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का लीकेज ना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज ना हो, फील्ड अगर बाहर जाएंगी तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस होगी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसी कोर में रहे, बाहर एयर ना ट्रांसमिट हो जाए, लॉस ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का लॉस ना हो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्लक्स का लीकेज कम करने के लिए। क्या करने के लिए? जो फ्लक्स है इस कॉइल का उसका लीकेज ना हो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर न जा पाए, इसी में रहेगी सारी सारी फील्ड लाइन आपकी इसमें ही रहेंगी, इसमें से भी पास होंगी। जो फील्ड लाइन यहां बनेगी वो इसमें से भी पास होंगी। ठीक है, ऐसे ही जो फील्ड लाइंस इस कॉइल में बनेगी वो फील्ड लाइन दूसरी कॉइल में से भी पास होंगी एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका लॉस ना हो। कॉपर के वायर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, हीट को कम करने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस कोर के ऊपर लपेटते हैं वो कोर सॉफ्ट आयरन की होती है, जिससे क्या होता है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसका लीकेज कम हो जाता है, उसका लॉस कम हो जाता है। हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं इसको, वो कम हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट बात। हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। हिस्टेरिसिस क्या होती है? मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज वाले प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, उस लॉस को भी कम कर देता है आपका सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है भाई, तो ये फिगर आप बना लीजिए, बातें लिख लें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? इसके हम वर्किंग की। वर्किंग की नहीं, पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे, फिर हम सारे टाइप्स की बात करेंगे और जो भी लॉसेस हैं उनकी भी बात कर लेंगे। तो आप फिगर दोनों बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखें आगे, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में क्या है? इट्स प्रिंसिपल is based on mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, पहले आप ये बात समझ लो। किसी भी कॉइल में जब करंट वेरी करता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे ने अपने लॉ में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप कुछ जो वीडियो लेक्चर मैंने बना रखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड, वो जाकर जरूर देख लें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जब भी हम किसी कॉइल के करंट में वेरिएशन करते हैं तो उसके अंदर हमेशा एक इंड्यूस ईएमएफ आता है। ठीक है, नया करंट बनता है जो करंट में वेरिएशन का अपोज करता है। अब अगर हम ये काम सिर्फ एक कॉइल में कर रहे हैं, एक कॉइल खुद के करंट में चेंज का अपोज करती है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब किसी एक कॉइल में करंट आप फ्लो कराओ और दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसमें भी करंट बनना शुरू हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। किसी एक कॉइल में आप करंट को फ्लो कराते हो, फ्लो नहीं, उसमें वेरिएशन करना है, यानी किसी भी एक कॉइल में करंट वेरिएबल फ्लो करवा रहे हो आप, तो दूसरी कॉइल में भी आपका करंट और वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट तो ऐड करते हैं और सेकेंडरी कॉइल में हमें अपने आप इंड्यूस होकर मिलता है। इसी फिनोमेना पर बेस्ड है आपका इसका प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इसी फिनोमेना पे क्या है, प्रिंसिपल इसका बेस्ड है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ कोई अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ा या फिर मान लीजिए यहाँ कोई अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ा, तो इसमें जब करंट आएगा तो इसका फ्लक्स, भाई किसी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसमें एरिया है तो इसका फ्लक्स होगा। अब अगर करंट चेंज होगा तो इसका फ्लक्स बदलेगा, इसका जो फ्लक्स है वो इससे भी गुजरेगा। भाई जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी इसी के अंदर रहेंगी कोर में, तो ऐसे घूमेंगे और इसके अंदर से पास होंगी इस तरह से। ठीक है,
जिसकी फील्ड लाइंस है, यहाँ बाहर नहीं जा पाएंगी। जो बाहर एयर में जाने की कोशिश करेंगे उनको वापस जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बाहर जाने से रोक देगा। तो सारी फील्ड लाइन आपकी ऐसे घूमेंगी, इस तरह से आपकी जो फील्ड लाइंस है वो घूमेंगी। मान लीजिए फील्ड लाइंस बनाई मैंने ब्लू कलर में इस तरह से, ठीक है। ये करंट नहीं है, आपकी फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं। यहां पर तो फील्ड लाइंस आपको पता ही है ऐसे निकलेंगी, इस तरफ से निकलेंगे घूम के आ जाएंगे वापस, ऐसे निकलेंगे घूम के आ जाएंगे वापस, एयर में नहीं जाएगी, लीकेज नहीं होगा। तो किसी एक कॉइल में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और एरिया में से पास हो रही है, इसलिए फ्लक्स बनता है। जब करंट वेरी करता है तो फ्लक्स भी वेरी करता है, जब फ्लक्स वेरी करता है तो हमेशा क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो किसी एक कॉइल में जब करंट वेरी करेगा तो उसमें जो आएगा वो तो उसका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगा, और दूसरी कॉइल में जो आएगा उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जो आएगा दूसरी कॉइल में वो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। यानी जब हम इसमें करंट प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा अल्टरनेटिंग। तो यहां पर जब वेरिएबल करंट आप प्रोड्यूस करोगे तो यहां पे भी करंट आएगा। अब वो करंट ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ये सारी कहानी आपको वर्किंग में समझनी है। इतनी बात समझ आ गई? तो प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड जब इसकी वर्किंग की हम बात कर लेते तो वर्किंग में क्या आप जरा समझे एक बार, ठीक है। तो वर्किंग को मैं समझाता हूं आपको एक बार क्या है पूरी कहानी। चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं वर्किंग की। अब वर्किंग समझना है पूरा क्या होता है वर्किंग। इसको मैं हटा रहा हूं इस फिगर को, ठीक है, वो फिगर बना लेने दो। दोनों फिगर से ही आप जो भी बनाओगे आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वर्किंग, when we apply AC input voltage to primary coil, ठीक है। its flux starts changing, its flux starts changing, ठीक है। hence an EMF is induced in primary coil, in primary coil। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से सुन ले समझ लें। जो हम अगर बात करते हैं आइडियल कॉइल की, आइडियल इंडक्टर की, तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। जो भी आप बाहर से वोल्टेज लगाओगे उतने ही उसके अंदर इंड्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइडियल इंडक्टर की या प्योर इंडक्टर की, तो उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस R है वो 0 होता है। तो किसी भी इंडक्टर में जब आप बाहर से कोई सप्लाई देते हो तो उसके अंदर इंड्यूस्ड भी उतना ही वोल्टेज होता है जो आप सप्लाई दोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको मैंने मान लीजिए लिख दिया ई से, ईपी से, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये किसके बराबर रहा होगा, इनपुट जो आपने दिया है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर ही आता है, एग्जैक्टली इनपुट वोल्टेज के बराबर जो इसकी वैल्यू आती है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर आती है, ठीक है। मोड ऑफ इनपुट आएगा मोड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। डायरेक्शन की भले अपोजिट रहती है ना, लेकिन जो दोनों की वैल्यूज है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अपोज करेगा इसका, इसलिए इनकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट रहती है, पर वैल्यू दोनों की सेम रहती है। यहां पर वैल्यू हम क्या करेंगे भाई, एल, देखिए अच्छा जो फॉर्मूला होता है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का किसी कॉइल में, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या रहता है भाई। फाई जो होता है किसी भी कॉइल का वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम प्रोपोर्शनल के साथ हटाते हैं तो L इंटू आई आता है। अब इसको अगर हम डी फाई ओवर डी टी कर दें, ये आपका आ जाएगा L डी आई ओवर डी टी के बराबर। और L डी आई ओवर डी टी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस। अगर सिर्फ एक ही टर्न है तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन अगर आपके टर्न बहुत सारे हैं तो n से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से। तो आपको ध्यान रखना है जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है,
d∅/dt का फैराडे ने अपने लॉ में बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है किसी भी कॉइल का, उसी के बराबर होता है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कॉइल में एक टर्न है। अब कॉइल में अगर n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मान लिया प्राइमरी कॉइल हैज n टर्न्स, प्राइमरी कॉइल हैज np नंबर ऑफ टर्न्स, और ऐसे सेकेंडरी में कितने हैं, ns टर्न्स। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स है ns और प्राइमरी कॉइल में टर्न्स है np। तो इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स फ्लक्स। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब आप एक बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, जैसे कि मैंने कहा था सॉफ्ट आयरन कोर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से बाहर नहीं जाने देगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी प्राइमरी कॉइल की वो सेकेंडरी कॉइल से भी तो गुजरेंगी, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल उसी आर्क पे तो लपेटा गया है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी प्राइमरी कॉइल की उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके सेकेंडरी कॉइल से भी गुजर रही है। लगभग सेम फ्लक्स रहेगा सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स रहेगा प्राइमरी कॉइल का। अब अगर प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आएगा तो सेम फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का आ रहा है, उसका फ्लक्स बदल रहा है, तो उसमें भी एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, है ना। ये तो आ गया आपका प्राइमरी कॉइल। ऐसे ही एज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल passes through secondary coil, passes through secondary coil, hence rate of change of flux in secondary coil is same as that of primary coil। अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में बदलाव हो रहा है क्योंकि प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल से भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसको ईएस बोल देंगे, और मॉड ऑफ ईएस अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स आप सेकेंडरी कॉइल के लोगे। भाई देखिए जो कॉइल के टर्न्स है वो सेम थोड़ी ना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम है, तो अगर एक टर्न को लेंगे तो फ्लक्स सेम आएगा, लेकिन अलग अलग टर्न्स है तो उनका जो टोटल फ्लक्स आएगा उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें चेंज आएगा। एनएस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा भैया, d∅/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हर कॉइल की सेम है लेकिन नंबर ऑफ कॉइल्स आपके अलग हैं, इसलिए यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो सेम नहीं आएगा, वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, डिवाइड कर लेते हैं ई इनपुट को, सॉरी यही आपका आउटपुट होगा जो आपको बाहर लेना है। देखिए यहां पर तो इनपुट लगाओगे आप, इनपुट एसी सप्लाई, यहां से आपको बाहर लेना है आउटपुट, क्या लेना है, यहां से आपको बाहर मिलेगा आउटपुट आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे दोनों को, दोनों ईएमएफ को हम क्या कर लेंगे भाई, डिवाइड। दोनों ईएमएफ को डिवाइड करने पर क्या आता है जरा आप ध्यान से देखो, इसमें क्या आ जाएगा, ES अपॉन में EP इक्वल टू आ जाएगा NS अपॉन में NP, d∅/dt से d∅/dt कट जाएगा। ठीक है, तो ES क्या आ गया, ES इक्वल टू आ गया NS अपॉन में NP मल्टीप्लाई EP। ये वो इंड्यूस ईएमएफ है जो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप आ जाएगा, यानी जब यहां पर आप वोल्टेज लगाते हो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल। अब वो प्राइमरी कॉइल से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो आपने इनपुट दिया था उसके बराबर उसी में इंड्यूस ईएमएफ आया सेल्फ इंडक्शन की वजह से। ये तो आपका इनपुट भी है, इसको आप इनपुट भी कह सकते हो। ईपी तो इनपुट के बराबर भी था ना, जो भी इनपुट सप्लाई दोगे आप उसी के बराबर रहेगा ईपी। तो
यहाँ पर आप सप्लाई लगाओगे, दूसरी कॉइल में अपने आप वोल्टेज आएगा, अपने आप ही करंट फ्लो करेगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, एक सर्किट से दूसरी सर्किट में हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफर भी करते हैं। ये भी आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते थे। इसका काम ये भी है कि एक सर्किट से दूसरी सर्किट में करंट या वोल्टेज को ट्रांसफर करना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरी सर्किट में करंट या वोल्टेज को ट्रांसफर करता है, उसे चेंज करके, वोल्टेज को बढ़ाकर या घटाकर, बिना पावर में चेंज किए। ठीक है, तो ES इक्वल टू हो गया NS अपॉन NP मल्टीप्लाई EP। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जो भी आप पावर दोगे उतनी पावर बाहर मिलनी चाहिए, मैंने कहा था ना, पावर का लॉस नहीं होता है इसमें। तो यहां पर जो इनपुट पावर आएगी वो क्या आएगी, आउटपुट पावर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इनपुट पावर क्या हो जाएगी भाई, EP इंटू करंट। IP प्राइमरी कॉइल में जो करंट है और प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है और सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है। यहां से अगर हम देखें तो IP अपॉन IS क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ES अपॉन में EP, और ये आ जाएगा आपका NS अपॉन में NP। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया मेन। तो आप यहां से देख सकते हो इसमें हुआ क्या है, आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में, उन पे डिपेंड करता है सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF जनरेट होगा अगर प्राइमरी कॉइल में EP है तो। अगर आप प्राइमरी कॉइल में कोई वोल्टेज लगाते हो, उसका कितना हिस्सा सेकेंडरी में होगा, बढ़कर मिलेगा या घटकर मिलेगा, वो डिपेंड करता है NS अपॉन NP पे। ठीक है, इसी की बेसिस पर दो टाइप के आपके होते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इन दिस NS जो होता है वो NP से बड़ा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, जब आपके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होते हैं तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इट इंक्रीजेस वोल्टेज एंड decreases current without changing power। तो आपको साफ दिख रहा होगा, जब NP ज्यादा, भाई NS ज्यादा हुआ NP से तो ES क्या होगा, ज्यादा होगा EP से, और जो करंट है आपका IP वो, सॉरी IS, वो कम हो जाएगा IP से। देखो ध्यान से, IP अपॉन IS है, अगर NS बड़ा होगा तो फिर IP बड़ा हो जाएगा, NP बड़ा होगा तो फिर IS बड़ा हो जाएगा, NS बड़ा होगा तो ES डायरेक्टली बढ़ाएगा। मतलब जब आप नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में बढ़ाओगे तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ेगा और करंट घटेगा। यही बात लिखी हुई है इसमें, यही बात आपकी इसमें लिखी हुई है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम यूज कहां पे करते हैं, जहां पर हमको वोल्टेज ज्यादा रखना हो और करंट कम रखना हो। तो नियर पावर स्टेशन, भाई जब जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो पावर स्टेशन होती है, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा हाई वाट की पावर जनरेट करते हैं, पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, कई लाख वाट की पावर जनरेट करते हैं वहां से, तो उनको वायर्स में भेजना, ठीक है, इतना आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि वायर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा करंट भेजा तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी और वायर मेल्ट होकर टूट भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए वोल्टेज तो बहुत हाई कर लेते हैं, करंट को हम बहुत लो कर देते हैं, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, और हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। देखिए अगर रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है तो फिर आप करंट कम भेजो, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो I स्क्वायर R है आपकी, क्या है भाई, I स्क्वायर R है। वोल्टेज के बढ़ाने से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हीट मेनली किससे जनरेट होगी, करंट से। जब करंट ज्यादा जाएगा
तो वहां पर ज्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा मूव करते हैं, टक्कर होती है, हीट प्रोड्यूस करते हैं वो, जब उनकी एटम से टक्कर होगी तो आपको अगर जब आप वोल्टेज ज्यादा करते हो तो वहां पर आर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, हीट। जबकि जब आई के केस में देखें तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। समझ के बाद, तो हाई वोल्टेज पे इतनी ज्यादा हीट नहीं बनती जितनी ज्यादा करंट पर बनती है। लार्ज अमाउंट में करंट भेजोगे आपकी ज्यादा हीट बनेगी, और आप वोल्टेज हाई करते हो तो उतनी हीट नहीं बनने वाली, क्योंकि उस केस में एच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है वोल्टेज वाले केस में। तो नियर पावर स्टेशन के पास में हम क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और करंट को बहुत स्मॉल कर देगा, और फिर वो उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजेगा थ्रू वायर्स, बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी, बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगी। जब आपके घरों के पास ये लाइट आ जाएगी तो आपको एक और ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, स्टेप डाउन। वो क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा, क्योंकि हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं वो तो केवल 250-300 वोल्टेज पे वर्क करती हैं, ठीक है, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकती वो। तो अगर आपने मान लीजिए 1000 वोल्ट का करंट भेज रखा है तो उसको पहले डाउन करना पड़ेगा, तो उसके वोल्टेज को कम करके करंट को इंक्रीज कर देंगे। अब घरों में इतने वायर, जो घरों में हम वायर यूज करते हैं उनकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो सके, ठीक है। तो घरों में जो हम वायर यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस नॉर्मल होता है, अगर उनमें ज्यादा करंट भी फ्लो कराते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका वोल्टेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में जो अप्लायंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, वो कम वोल्टेज पे वर्क करती हैं। तो घरों के आसपास हम लगाते हैं स्टेप डाउन, और पावर स्टेशन के पास कौन सा लगाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नियर पावर स्टेशन, ठीक है भाई, नियर पावर स्टेशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। इससे क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम हो जाएगा और उनका ट्रांसमिशन काफी आसान हो जाएगा, दूर तक कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ठीक है भाई। स्टेप डाउन में देखो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके घरों के आसपास आपने लगे देखे होंगे, जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं, ये वोल्टेज को कम कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं। इसके अलावा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका बहुत जगह यूज होता है, मैं आपको और भी इसके एग्जांपल दूंगा अभी। इन दिस ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो एनपी है वो बड़ा होता है एनएस से। इट डिक्रीजेस वोल्टेज एंड इंक्रीजेस करंट। यानी जो भी आपने प्राइमरी वोल्टेज आपने लगाया, इनपुट वोल्टेज जो भी लगाया प्राइमरी सर्किट में, उससे वो कम कर देगा। सेकेंडरी सर्किट में जब पास होगा तो वोल्टेज कम होके आएगा हमारे पास और करंट बढ़ा हुआ मिलेगा विदाउट चेंजिंग इट्स पावर, विदाउट चेंजिंग इट्स पावर। यहां क्या होता है, जो आपका ईएस होता है वो छोटा होता है ईपी से, और जो करंट होता है आपका आईएस वो बड़ा होता है आईपी से। भाई गलती से मैंने कोई साइन उल्टे बन जाए तो आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं वही आपको कॉपी करना है। एनटी बड़ा है एनएस से, ईएस छोटा है ईपी से, और आईएस बड़ा है आईपी से। यहां करंट बढ़ता है और वोल्टेज कम हो जाता है। यह हम अपने घरों के आसपास यूज करते हैं। इट इज यूज्ड नियर आवर हाउसेज। घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे मिलते हैं हमको, वो स्टेप डाउन होते हैं, क्योंकि हमें अपने घरों में वोल्टेज कम चाहिए होता है। ज्यादा वोल्टेज वाला करंट अगर सीधे हमारे घरों में आता है तो हमारी डिवाइसेस क्या होती हैं, सारी की सारी डिवाइसेस डैमेज हो जाएंगी, आपकी खराब हो जाएंगी, ठीक है। आपको पहले वोल्टेज कम करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं एक और बात, जितनी भी चार्जिंग सर्किट्स होती हैं, जैसे आपका चार्जर है मोबाइल का, है ना, या लैपटॉप का, या किसी भी चीज का, तो चार्जर्स में हमेशा क्या लगा होता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करना है। अब मोबाइल की जो बैटरी है आपकी कितने वोल्टेज पे काम करती है, भाई जो मोबाइल की बैटरी है वो जोर मार के 4 या 5 वोल्ट पे काम करती है, इतने पे चार्जिंग चाहिए उसको। अब अगर आप उस पे 250 वोल्ट लगा देते हो सीधा,
तो आपकी जो बैटरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा उसमें। तो जो मोबाइल की बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जर आप इस्तेमाल करते हो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। मोबाइल के चार्जर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। क्यों? 250 के वोल्ट को 5 से 7 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करता है। तो आप कभी भी मोबाइल के चार्जर में देखोगे, अगर आपके पास कोई मोबाइल का खराब चार्जर पड़ा हुआ है तो उसको तोड़ के आप देखना, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर निकलेगा जिसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर होगी बात? तो मोबाइल चार्जिंग अपने घरों के आसपास ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो कैसे हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें हम वोल्टेज को कम कर लेते हैं और करंट को बढ़ा लेते हैं, हमारी पावर वैसी की वैसी ही रहती है। क्लियर हो गई भाई बात? ये सारी बातें थी ट्रांसफार्मर के बारे में। क्लियर हो गई बात? अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, या लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं। क्या क्या किस किस प्रकार के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में? तो कुछ ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी है वो वेस्ट भी होती है कुछ कुछ फॉर्म्स में, वो मैं आपको सारे नाम बता रहा हूं कौन कौन से लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो वो आपको समझने हैं बहुत ध्यान से। ठीक है? नंबर फर्स्ट है आपका फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज। अब फ्लक्स लीकेज क्या है? प्राइमरी कॉइल की जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी जो है आप सेकेंडरी कॉइल से नहीं गुजार सकते, आप चाहे कितना ही अच्छा सॉफ्ट आयरन कोर लगा लो। ठीक है? थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा। उस लॉस को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। किसका यूज करके? सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करके हम उस लॉस को कम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तो आपकी इधर उधर जाएंगी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? 1-2% तो लॉस होगा ही होगा। 99-98% तक हम कम कर सकते हैं इसको। तो फ्लक्स लीकेज में क्या है? देयर इज some flux leakage it means all flux of primary coil never passes through secondary coil। इसी को बोलते हैं फ्लक्स लीकेज, यानी पहले वाले का फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी से पास में, थोड़ा बहुत तो लॉस होता है उसमें। ठीक है? इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है? सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरा जो लॉस है आपका, दूसरे लॉस का नाम है हीट लॉस। हीट लॉस में क्या होता है? जो आपने कॉपर का वायर यूज किया है उसके रेजिस्टेंस की वजह से जब उसमें करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इस फॉर्म में थोड़ा बहुत हीट का लॉस होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ winding wire, some heat loss, some energy is lost in the form of heat, is lost in the form of heat। it can be minimized, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? It can be minimized by using copper wire। कॉपर वायर का इस्तेमाल करोगे आपका ये कम हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, कम हो सकता है, जीरो नहीं कर सकते आप, है ना? थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हर वायर का होगा ही होगा। अगला जो लॉस है उसका नाम है एडी करंट।
ठीक है भाई। एडी करंट क्या होता है? जब भी आप किसी कंडक्टर के फ्लक्स में चेंज करते हो तो उसमें एक इंड्यूस करंट आता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, टाइट्स की फॉर्म में होता है। एडीज जैसे आपके पानी में देखा होगा भंवरें होती हैं गोल गोल। तो मान लीजिए आप पे कोई कंडक्टर है, अब इसके फ्लक्स में आप चेंज करोगे तो इसमें इस तरह का एक करंट प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं भाई? एडी करंट, जो अपने ही प्रोडक्शन का अपोज करता है, ठीक है। और एडी करंट बिल्कुल वही काम करता है जो नॉर्मल करंट करता है, मतलब ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमने जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज की है वो एक तरह से क्या है? कंडक्टर है। तो जब आप उसके फ्लक्स में चेंज करते हो तो उसके अंदर करंट होता है प्रोड्यूस, जिसको बोलते हैं एडी करंट, और उस करंट की वजह से हीट के फॉर्म में आपका लॉस होता है। इस लॉस को कम करने के लिए आप क्या करोगे? जो आपकी कोर है सॉफ्ट आयरन की, इसको लैमिनेट कर दोगे। जब उसको हम लैमिनेट कर देंगे तो उसमें एडी करंट नहीं बनेगा। फिर उसके बाद वो लैमिनेट होने का मतलब है इंसुलेटर बन जाएगी, तो नहीं बनेगा उतना, ठीक है। When flux of soft iron core changes, भाई प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स है तो फ्लक्स सॉफ्ट आयरन कोर से भी गुजर रहा है और सेकेंडरी कॉइल से भी गुजर रहा है। तो प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में बदला होगा तो सॉफ्ट आयरन कोर के भी फ्लक्स में होगा चेंज, ध्यान रखना है, ठीक है। एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट एंड energy is lost in the form of heat, it can be minimized by using laminated soft iron core। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि हम लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताओगे एडी करंट ना प्रोड्यूस हो इसलिए करते हैं, ठीक है, हीट लॉस नहीं होगा उससे। कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि उसका जो लॉस है हीट का वो कम हो जाए हीट के फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी का। अब इसके बाद बात आती है लास्ट, हिस्टेरिसिस। लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस यहां पे ई है, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? जब भी हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। मान लीजिए आपको कोई सब्सटेंस है, आपने उसे मैग्नेटाइज किया फिर वापस डीमैग्नेटाइज किया, ठीक है, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, कुछ मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? हिस्टेरिसिस लॉस। अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करवाते हैं हम सॉफ्ट आयरन कोर से, सॉफ्ट आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो क्या होता है? करंट की वजह से मैग्नेटाइज हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में। अब हम चूंकि अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो एक बार सॉफ्ट आयरन कोर किसी डायरेक्शन में होता है मैग्नेटाइज, फिर वो डीमैग्नेटाइज होकर अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटाइज, फिर वो डीमैग्नेटाइज होकर अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटाइज। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो बार बार अपने मैग्नेटाइजेशन को बदलता रहता है ना। एक बार मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटाइज। इस तरह से चलता रहेगा प्रोसेस, और इस प्रोसेस की एक साइकिल में थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। इस लॉस को कम किया जा सकता है सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करके। सॉफ्ट आयरन में ज्यादा लॉस नहीं होता हिस्टेरिसिस का, इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो द मैग्नेटाइजेशन of core is repeated by alternating current। एक मतलब अल्टरनेटिंग करंट से है, ठीक है।
Hence एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए अगर आपको हिस्टेरिसिस नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा दूं। जब भी हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं, अब मैं समझाऊंगा आपको, अलग थोड़ा सा प्रोसेस है हल्का सा, वो आपको समझाता हूं मैं एक बार। पहले मैं ये लिख देता हूं, हेंस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉल्ड hysteresis loss. Hysteresis loss. It can be minimized by using soft iron core. ठीक है, अब आपको समझाता हूं हिस्टेरिसिस क्या होता है, तो आप एक बार ध्यान से थोड़ा समझेंगे। अच्छा, इस बार के बोर्ड टॉपिक में से आपका हटा दिया गया है क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो डेफिनेशंस थी वो हटा दी गई हैं, तो इसलिए मैंने उसको पढ़ाया नहीं। तो अब एक बार ध्यान सुन ले क्या होता है आपका मैग्नेटाइजेशन। जब भी हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाती है। वो अपनी खुद की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आ जाएगी, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ज्यादा पाया जाता है, तो वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है, उसके खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है उसके अंदर। यहां मान लीजिए आपकी एक्सटर्नल फील्ड है और ये इधर क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए बी से लिख देते हैं। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी एक्सटर्नल, ई से नहीं बी से लिखा जाता है इसको। तो होता क्या है, जैसे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, अगर आप फील्ड बाहर से नहीं लगाते हो तो इसकी फील्ड जीरो होती है खुद की। जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे इसके अंदर की फील्ड भी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बाहर की फील्ड बढ़ाते भी हो तो अंदर की फील्ड एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ सकती है ना, एक लिमिट तक ही वो अपने अंदर की फील्ड को इंड्यूस कर सकता है। अगर इसके बाद बहुत ज्यादा फील्ड आपने बाहर बढ़ा रखी है तो अंदर उससे ज्यादा फील्ड नहीं आती। तो ये मैक्सिमम इंडक्शन है, मैक्सिमम इंड्यूस फील्ड है इसके अंदर, ये बन गया पूरी तरह से मैग्नेट। अब अगर मैं इस फील्ड को वापस कम कर देता हूं, मैंने बढ़ा दिया, वापस जब फील्ड को हम कम करते हैं तो पूरी तरह से अंदर वाली जो फील्ड थी वो गायब नहीं होती। देखिए बाहर की फील्ड को आपने बढ़ाया, वापस जीरो कर दिया। एक बार जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट बन जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखता है। ठीक है, पूरी तरह से वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता। तो जब आप फील्ड आकर छोड़ देते हो तो उसके बाद थोड़ी बहुत उसके अंदर फील्ड बची रह जाती है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं भाई, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इसके अंदर बची रह जाती है। ठीक है, रिटेंटिविटी भी कहते हैं इसको। अब इसके बाद क्या है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दो, जो बाहर की फील्ड थी उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। मान लो आपने बाहर की फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई तो उसके अंदर जो इंड्यूस फील्ड थी वो भी इसी डायरेक्शन में आ गई। फिर आपने ये फील्ड हटा दी, कम करके जीरो कर दी वापस। अब क्या किया आपने, अपोजिट डायरेक्शन में बाहर फील्ड लगा दी, इस तरह से लगा दी। अब ये फील्ड कम हो जाएगी, बाहर वाली जो इसके अंदर थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, अब इधर से फील्ड आओगे तो ये वापस से मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, तो अपनी फील्ड पहले जीरो करेगा। तो अब अंदर की फील्ड एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसी एक्सटर्नल फील्ड होगी जिसके लिए अंदर वाली फील्ड जीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट को बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। अब इसके बाद अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को और बढ़ाते हो तो आपके अंदर इस तरह से फील्ड रिवर्स होके इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो वापस अंदर वाली फील्ड बढ़ना शुरू होगी। देखिए तो रिवर्स कर दिया मैंने, इस वाली फील्ड डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और फिर वो मैक्सिमम होने के बाद नहीं बढ़ेगी। फिर आप क्या करते हो, वापस इसे कम करते हो तो वापस ये यहीं पर जीरो नहीं होती, वापस आके यहाँ पर हो जाती है, थोड़ी बहुत बची रह जाती है। जब आप वापस इस वाली फील्ड को जीरो कर दोगे, रिवर्स वाली को हटा देंगे तो इसके अंदर बची रहेगी। फिर आप स्टार्टिंग वाले डायरेक्शन में फील्ड लगाओगे तो फिर ये जीरो हो जाएगी, और फिर इसको और बढ़ाओगे तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो इस तरह से हमें मिलते हैं और ये वापस वहीं पर ग्राफ जाकर खत्म हो जाएगा। तो जो लूप मिलती है इस लूप को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। क्या बोलते हैं भाई, हिस्टैरिसीस लूप। इसका एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा लॉस होता है, इसके एक साइकिल में एनर्जी का लॉस होता है और इसी लॉस को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है भाई, ये पूरी कहानी थी। तो ये पूरी कहानी थी ट्रांसफार्मर के बारे में। अब आपको ध्यान रखना है, एसी जो करंट है उसका ट्रांसमिशन आसान होता है ट्रांसफार्मर की वजह से, उसे हम काफी दूर तक भेज सकते हैं, बिना पावर में कोई
लॉस किए, ठीक है, या कम पावर में लॉस किया, आप ऐसे बोल सकते हो। थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है। जो हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, उसमें लॉस को हम बिल्कुल जीरो मान लेते हैं। तो ये पूरी कहानी थी ट्रांसफॉर्मर के बारे में। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।